नमस्कार, मैं प्रोफेसर नारायण सिन्हा हूँ, अर्थशास्त्र का प्रोफेसर हूँ। आज हम कंजम्पशन फंक्शन अर्थात उपभोग फलन के बारे में चर्चा करेंगे। उपभोग फलन को आधारभूत मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम कहते हैं। यह नियम किन्स द्वारा 1936 में दिया गया था। इसके बाद कुछ और वैकल्पिक परिकल्पनाएं दी गईं, जिनको हम कहते हैं निरपेक्ष आय परिकल्पना AIH एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, सापेक्ष आय परिकल्पना रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस यानी RIH, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जीवन चक्र परिकल्पना यानी LCH एंड स्थायी आय परिकल्पना परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस PIH। किन्स के अनुसार कंजम्पशन मुख्य रूप से आय द्वारा निर्धारित किया जाता है। इसको किन्स ने आधारभूत मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम कहा। आधारभूत मनोवैज्ञानिक उपभोग नियम के अनुसार जैसे जैसे आय बढ़ती है उस वैसे वैसे उपभोग में भी वृद्धि होती है, लेकिन आय में जो वृद्धि होती है वह उपभोग में जो वृद्धि होती है उससे अधिक होती है। अर्थात चेंज इन कंजम्पशन हमेशा चेंज इन इनकम से कम होता है। फिर आगे किन्स ने कहा कि जैसे जैसे हम आय बढ़ती है उपभोग और आय का अनुपात कम होता है। अब हम इसमें ये मान के चलते हैं कि कंजम्पशन फंक्शन को हम ग्राफिकली इस प्रकार बता सकते हैं। वाई एक्सिस पर हम उपभोग अर्थात कंजम्पशन लेते हैं और एक्स एक्सिस पर हम इनकम अर्थात आय लेते हैं। अब इसमें हम देखते हैं कि जो काली रेखा है ये उपभोग फलन की रेखा कहलाती है। इसमें APC अर्थात औसत आय प्रवृत्ति जो है यह उपभोग और आय का अनुपात होता है, और इसको नापने के लिए हम एक निर्धारित आय पर एक रेखा खींचते हैं जो ओरिजिन से स्टार्ट होकर के उस पॉइंट पर, जिसको कि हम ब्रोकन ब्लू लाइन के माध्यम से दिखा रहे हैं। तो इसमें ये ब्लू लाइन जो है वो ब्रोकन ब्लू लाइन है, ये APC अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति बताती है। इस उपभोग फलन में दूसरा जो महत्वपूर्ण अंग है वो है सीमांत उपभोग प्रवृत्ति अर्थात मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जिसको शॉर्ट में हम MPC कहते हैं, यह मुख्य रूप से कंजम्पशन फलन का स्लोप होता है, और इसको नापने के लिए हम उपभोग में वृद्धि और आय में वृद्धि के अनुपात को कहते हैं। और यह मुख्य रूप से एक इकाई आय में वृद्धि होने पर जितनी उपभोग में वृद्धि होती है उसको हम MPC के द्वारा कहा जाता है। अब इसमें यह ध्यान रखने वाली बात है कि APC अर्थात औसत उपभोग प्रवृत्ति हमेशा सीमांत उपभोग प्रवृत्ति से अधिक होगी या बराबर होगी, और जैसे जैसे आय में वृद्धि होती है APC कम होती है। अब हम इसको APC और MPC दोनों बराबर हो जाते हैं यदि हम ये मान के चलें कि वह उपभोग फलन ओरिजिन से पास हो रहा है। इस प्रकार हम देखते हैं कि उस अवस्था में APC और MPC दोनों बराबर होंगे। 1946 में कुजनेट ने जिस प्रथम बार अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए आय के आंकड़े संकलन किए थे 1869 से लेकर 1929 के पीरियड के लिए। उन आंकड़ों के आधार पर जब हमने फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ आधारभूत उपभोग फलन की व्याख्या करना चाहा तो उसमें ये पाया गया, पहली APC आय की वृद्धि के साथ कम नहीं होती, दूसरी बात APC और MPC बराबर होते हैं, तीसरी बात APC एक कांस्टेंट होता है जिसका मान 0.84 और 0.89 के बीच में होता है, और चौथी बात जिसे हम कह सकते हैं वो ये है कि उपभोग में और आय में समानुपातिक संबंध होता है। इन ऑब्जर्वेशंस के आधार पर यह माना गया कि फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो किन्स ने दिया था वो लंबे समय के लिए लागू नहीं होता, लंबे समय के लिए सही नहीं होता, और इसलिए उनके बाद हमको वैकल्पिक परिकल्पनाओं की आवश्यकता हुई।
वैकल्पिक परिकल्पना में जो है सबसे पहले परिकल्पना दी गई थी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, सापेक्ष आय का परिकल्पना। ये ड्यूजनबरी ने 1949 में दी थी। दूसरी वैकल्पिक परिकल्पना जिसको कि हम कहते हैं लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना, ये मोदिग्लियानी और ब्लूमबर्ग ने 1954 में और एडनो मोदिग्लियानी ने बाद में 1963 में दी गई थी। और तीसरी वैकल्पिक परिकल्पना जिसको हम स्थायी आय परिकल्पना कहते हैं, ये फ्रिडमैन ने 1957 में दी थी। इन वैकल्पिक परिकल्पनाओं के आधार पर फंडामेंटल साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ कंजम्पशन जो किन्स ने 1936 में दिया था, इसका नाम बदलकर कह दिया गया एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, AIH। इस प्रकार हम देखते हैं कि उपभोग की हमारे पास 4 परिकल्पनाएं हैं। पहली एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस AIH, दूसरी रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं RIH, तीसरी लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस जिसको हम कहते हैं LCH, और चौथी है परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जिसको कहते हैं PIH। दूसरा जो हाइपोथेसिस होता है यह है लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस, जीवन चक्र परिकल्पना। इसमें यह माना जाता है कि उपभोग जो है ये पूरी जीवन चक्र के व्यवहार पे, बिहेवियर पे किया जाता है। तीसरी परिकल्पना जिसे फ्रिडमैन ने प्रपोज किया था वो है स्थायी आय परिकल्पना। इसके अंदर ये माना जाता है कि आय के 2 भाग होते हैं, स्थायी आय और ट्रांजिटरी आय। इसी प्रकार उपभोग के 2 हिस्से होते हैं, स्थायी उपभोग और ट्रांजिटरी उपभोग। अब ये माना जाता है कि स्थायी उपभोग और स्थायी आय में समानुपात संबंध होता है, अर्थात CP जिसको हम स्थायी उपभोग कह सकते हैं, YP जिसको हम स्थायी आय कह सकते हैं, उसका जो अनुपात है वो कांस्टेंट है। इसमें एजम्पशन ये माना जाता है कि स्थायी उपभोग में और ट्रांजिटरी उपभोग में कोई संबंध नहीं है, स्थायी आय में और ट्रांजिटरी आय में कोई संबंध नहीं है, और ट्रांजिटरी उपभोग में और ट्रांजिटरी इनकम में कोई संबंध नहीं है। परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस जिसको हम PIH कहते हैं, इसमें सबसे अधिक समस्या आती है कि परमानेंट इनकम को कैसे नापा जाए। परमानेंट इनकम को नापने के लिए हम क्या करते हैं कि सारी जो पास्ट इनकम होती है उसका वेटेड एवरेज लिया जाता है और इसको हम परमानेंट इनकम कहते हैं। अब इसको हम समराइज करते हैं कि इसमें एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस एक स्थायी फलन है जो कि केवल शॉर्ट रन में ही सत्य होता है। इसके द्वारा सबसे अधिक एडवांटेज ये है कि सेविंग फंक्शन हम इजीली इसको डिराइव कर सकते हैं, अर्थात सेविंग फंक्शन और बचत फलन उपभोग फलन से डायरेक्टली निकाला जा सकता है। केन्जियन फंक्शन मोर कन्वीनियंट है इनकम एम्पेरिकल एनालिसिस के लिए, और आर्टरी परिकल्पनाएं थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती हैं। इसके प्रकार हमने आज के लेक्चर में देखा कि हमारे पास उपभोग फलन में 4 परिकल्पनाएं हैं, एब्सोल्यूट इनकम हाइपोथेसिस, रिलेटिव इनकम हाइपोथेसिस, लाइफ साइकिल हाइपोथेसिस और परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस। धन्यवाद।